Hello students, welcome to your channel so Academy World. Now wait is over. HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दी है। कुछ पोस्ट आई हैं इसमें HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी ये वाली एडवर्टाइजमेंट। तो आप इसको फिल कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैक्सिमम पोस्ट जो आई है उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये वाली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में 37 पोस्ट है, 37 वैकेंसीज हैं। ओके, और ये जो ग्रेड है इनका सैलरी ग्रेड वो रहेगा E0 और पे स्केल रहेगा 30,000 से लेके 120,000। ओके, तो मेन बात यह है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज रहेगी 25 ईयर्स। सेकंड है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में, उसकी 4 पोस्ट है। ये भी E0 ग्रेड ही है इसका, और इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और मैक्सिमम एज रहेगी 25। इसके बाद आता है असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर। इसकी 2 वैकेंसीज हैं। E1 की पोस्ट है। इसकी सैलरी है 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में, और इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और इसकी एज भी रहेगी 25 ईयर मैक्सिमम। इसके बाद आती है असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में। ओके, तो इसके अंदर 12 वैकेंसीज हैं और E1 की पोस्ट है। इसकी भी सेम सैलरी रहेगी और एज पिछले की तरह, और इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और मैक्सिमम एज है 25। तो जो भी है E0 और E1 की पोस्ट, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। देखो आप, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और इसके बाद E2 ग्रेड की पोस्ट है इंजीनियर की इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियर की केमिकल प्रोसेस सेक्शन के अंदर और इंजीनियर की फायर एंड सेफ्टी सेक्शन के अंदर। तो जो इंजीनियर मैकेनिकल सेक्शन है उसके अंदर 14 वैकेंसीज है। E2 लेवल है और इनकी सैलरी है E2 लेवल की 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में, और इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो E2 की हैं 3 पोस्ट हैं, इन तीनों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो इंजीनियर केमिकल प्रोसेस सेक्शन के अंदर 27 और सेफ फायर एंड सेफ्टी सेक्शन के अंदर 4 पोस्ट। तो टोटल वैकेंसीज 100 है। और जो ये है E2 लेवल की तीनों, इनके लिए इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज चाहिए 29 ईयर्स। ओके, तो ये पोस्ट आप जल्दी से जल्दी फिल कर लो। आप जिस भी कैटेगरी में आप, अगर आप क्राइटेरिया में मीट कर रहे हो तो आप फिल कर सकते हो। और इसका पोर्टल ओपन हो चुका है। हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी आप फिल कर सकते हो। जैसे 15 सितंबर को इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया था और ये अब फिल कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और जो भी आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे 26 अगस्त 2024 से पहले के होने चाहिए। ओके, ये बात है। थोड़ा थोड़े मेन पॉइंट डिस्कस करती हूँ मैं, बाकी आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना फिल करने से पहले। और सबसे पहले ये देखो, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट E0 ग्रेड की फायर एंड सेफ्टी में। तो टोटल 37 वैकेंसीज है। तो इसके लिए क्या चाहिए, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। या जिन भी बच्चों के पास साइंस है, जिनकी ग्रेजुएशन साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके, तो वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल है। बट इसके साथ क्या है, नेसेसरी आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, और ये दोनों तो कंपलसरी है। इस ये तो क्वालिफिकेशन होगी, ये आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। और इसके साथ जो एडवांटेज मिलेगी आपको, अगर आपके पास है एनी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए इन फायर सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी ओनली, या फायर और सेफ्टी के बीच में, सेफ्टी में, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। ओके, तो आपके पास ये लाइसेंस और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिसके पास भी है ये, तो आप फिल कर सकते हो। और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए।
और ये आपका सारा रोल बता रखा है क्या है, ये आप रीड कर सकते हो। सेकंड इज जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल सेक्शन के अंदर जो E0 ग्रेड की पोस्ट है वो टोटल वैकेंसीज 4 है और इसके लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। ओके, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ये तो परसेंटेज बता रखी है कि अगर डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों के लिए कितनी परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए। ओके, इसके लिए तो ये इसके लिए भी ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी हैं, आप देख सकते हो। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सेकंड थिंग है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। ओके, E1 का, इसके लिए भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2 और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ Chartered Accountants of India with 50% marks in final examination. Plus, candidates applying for the post should be in possession of CA professional qualification completed in all respects at the time of applying for the post, including completion of mandatory articleship training required for award of CA qualification. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मीट कर रहे हो तो तभी फिल करो, अदरवाइज मत करो। ओके, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। और है नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस सेक्शन के अंदर E1 ग्रेड की पोस्ट, टोटल वैकेंसीज हैं 12 और इसके लिए 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास BE और B.Tech इन केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में। और जिसके पास भी है ये कैटेगरी वाइज अपनी मिनिमम दे रखी है परसेंटेज। तो जो जिसके पास भी BA या B.Tech है केमिकल या पेट्रोकेमिकल में 4 इयर्स की रेगुलर डिग्री, तो वो सारे के सारे एलिजिबल है स्टूडेंट्स इसके लिए और कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट देखो, इंजीनियर मैकेनिकल सेक्शन के अंदर E2 की है, तो E2 ग्रेड की जो पोस्ट इन्होंने निकाली है उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस इंजीनियर की ये वाली मैकेनिकल सेक्शन में 14 और इसके लिए 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए BA और B.Tech इन मैकेनिकल में और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर। ओके, और जो वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है इसमें, ये आप वर्क एक्सपीरियंस देख लो, मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन सुपरवाइजरी रोल एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर। ओके, और कैंडिडेट शैल हैव वर्क एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल मेंटेनेंस इन एनी वन ऑफ द एरिया। तो ये एरियाज मेंशन कर रखे हैं। तो ये वाला वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपके पास प्लस आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी फिल करो। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसको फ़ायदा नहीं है मतलब फिल करने का, तो नेक्स्ट राउंड में वो निकाल देंगे, तो फिर इंटरव्यू वगैरह नहीं लेंगे। तो पहले अपना देख लो, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है E2 पोस्ट वही फिल करे, साथ में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, कंपलसरी है जो ना। और ये वाली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी है, आप देख लो इसको। नेक्स्ट है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस सेक्शन के अंदर इंजीनियर है जो E2 ग्रेड की 27 वैकेंसीज हैं और इसके लिए भी आपका रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए BA या B.Tech इन केमिकल में पेट्रोकेमिकल में। ओके, केमिकल और पेट्रोकेमिकल में, और साथ में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज असेंशियल कंडीशन। ओके, मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी रोल एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन ऑपरेशंस टेक्निकल प्रोसेस डिवीजन इन अ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर इनके अंदर अगर आपके पास किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है प्लस ये वाली क्वालिफिकेशन, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये पोस्ट आप फिल कर सकते हो, सारी पोस्ट अच्छी हैं और ये आपकी रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक बार आप रीड जरूर कर लेना फिल करने से पहले। और लास्ट है हमारे पास इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हैं 4, फायर एंड सेफ्टी सेक्शन के अंदर E2 ग्रेड की है और इसके लिए आपके पास चाहिए BA और B.Tech इन इंजीनियरिंग इन फायर इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। ओके, फायर इंजीनियरिंग या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, जिसके पास भी इन दोनों में से
बीई या बीटेक है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस मत भूलना, इसके लिए E2 लेवल की है ना ये, तो इसके लिए एक्सपीरियंस भी है, तो ये वाला आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रीड कर लेना आप, तो फिर ही आप अप्लाई करना इसके। और ये रहेगा आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपका काम है करना पड़ेगा आपको इसमें। और नेक्स्ट है पे स्केल। तो जो E0 है ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, उनके जो सैलरी स्केल रेंज में रहेगा 30,000 से लेके 1,20,000 E1 के लिए 40,000 से लेके 1,40,000 और E2 के लिए 50,000 से लेके 1,60,000। तो ये सैलरीज रहेंगी आपकी। और प्रोबेशन एंड रिटेंशन, तो इसमें देखो ये जो पोस्ट अगर आपको ज्वाइन करवाएंगे एट द एंड, तो 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा, देन ही आपको कंफर्मेशन दी जाएगी कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। पहले 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और उस 1 साल के अंदर आपकी रिटेंशन अमाउंट भी रहेगी, जो हम कुछ अमाउंट कट करेंगे। ओके, वो तो जो E0 लेवल की पोस्ट है उसके लिए वो 3,000 पर मंथ कट करेंगे, 5,000 कट करेंगे फॉर E1 एंड E2 के लिए। ओके, और ये है कि इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये आप विदाउट इंटरेस्ट ही एट दी एंड जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, आप जब परमानेंट हो जाओगे तो तब आपको वापस भी कर दी जाएगी, बट पहले ये एक बार मतलब कट करेंगे आपके जो भी सैलरी हैंगे ना, उसमें से कट करेंगे सैलरी से। और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, जहाँ भी इनके HRRL के जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेज है वहाँ पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं ये। और शॉर्टिंग और सिलेक्शन में देखा जाए तो E0 की, अगर जो E0 ग्रेड की पोस्ट है जो हमने डिस्कस करी है, उनके लिए सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। ओके, E0 ग्रेड की जो पोस्ट है उनके लिए CBT लेंगे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद नो नेगेटिव मार्किंग। और उसमें क्या आएगा आपका, एक तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा, और सेकंड सेक्शन रहेगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज का। और ये वाला सेक्शन आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड में तो वही जो आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, जहाँ इंटरप्रिटेशन डाटा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा आएगा। ओके, और इसमें से पास होने का क्राइटेरिया ये वाला दे रखा है। और अगर जो आपका पहला सेक्शन है ना, जो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है आपके सब्जेक्ट की, वो तो कंपलसरी है, 50% आपको पास होना ही पड़ेगा उसमें से। और टोटल अगर जर्नल एप्टीट्यूड प्लस आपका सब्जेक्ट का जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें से टोटल आपका अलग अलग कैटेगरीज वाइज बता रखा है, तो किसी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको ये पासिंग मार्क्स मिनिमम इतने परसेंटेज चाहिए। ओके, तो ये होने चाहिए आपके पास। और इसके बाद जिनका फिर मेरिट बनेगी और CBT पास हो जाएगा जिनका, फिर उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट के बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू भी रखी जाएगी। तो इन सब को ऐसा फेसिस से आपको गुजरना पड़ेगा, एट दी एंड फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको ज्वाइन करवाएंगे वो, इस तरह है। और इसी तरह ही अगर जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट रखा हुआ है उसके लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी जो भी क्राइटेरिया इन्होंने सब मेंशन कर रखा है, वो E0 ग्रेड पोस्ट के लिए आप देख सकते हो। सिमिलर E1 एंड E2 जो ग्रेड की पोस्ट है उनके लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उनके लिए भी सेम ही जर्नल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सेशन रहेगा। टेक्निकल सेक्शन है जो आएगा पेपर का, वो आपके सब्जेक्ट में से आएगा, और सेम ही 3 फेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन होगी उनके लिए, और थर्ड रहेगी पर्सनल इंटरव्यू। ओके, और इसके बाद आपका जो फाइनल आएगा, उन जो बच्चे फाइनल ज्वाइन करवाने होंगे इनके, उनका ये मेडिकल टेस्ट लेंगे। और इसके लिए भी जो मेडिकल फिटनेस का जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। और रिजर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने टोटल 100 पोस्ट है जो भी है उसका भी बता रखा है सारे ना, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये देख सकते हो। E0, E1 और E2 ग्रेड की पोस्ट है जो तीनों का ही कर रखा है इन्होंने डिवाइड, तो ऐसे है ओपनिंग्स। और इसके बाद अगर
आप अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेना अच्छी तरह से। जो तो BC कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो सिर्फ BC अप्लाई करेंगे तो उनको BC के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको फिर जर्नल में ही शिफ्ट कर देंगे ये ना। तो आप अगर जो भी आपने फ़ायदा लेना है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो वही उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ओके। और जो SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, इन सबको अपना सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ेगा, और शायद फिल करते टाइम आपको साथ में अटैच भी करना पड़े। ओके। तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। Okay, a person who want to avail the relaxed standard of persons with disability reservation will have to submit a disability certificate। क्लियर है ये वाली बात ना। तो इसी तरह अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और साथ में एज बता रखी है मिनिमम और मैक्सिमम। जो मैक्सिमम एज है उनमें कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी है, तो वो सर्टिफिकेट के जो अप्लाई करेगा उसके साथ उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और मेन बात है, जो डिसएबिलिटी स्टूडेंट्स हैं, पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, तो उन वो यही पोस्टें फिल कर सकते हैं, केमिकल सेक्शन में, मैकेनिकल में, और चार्टर्ड अकाउंट में, इन डिसिप्लिन्स में। ओके। तो वो एलिजिबल हैं फिल करने के लिए। और एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। पोर्टल ओपन है, आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट 4 अक्टूबर है इसकी, और ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। इनकी साइट पे जाओगे ना, HRRL की, तो इसमें करंट ओपनिंग्स में जाओगे आप, और वहाँ पर आपको दिख जाएगी एडवर्टाइजमेंट, आप फिल कर सकते हो। और मेन बात यह है कि SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और जो अदर कैटेगरीज हैं, OBC विद नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी है जो, इनके लिए 1180 रुपये पेमेंट है। तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी इसके लिए। ओके। और पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगी, और पेमेंट रिफंड नहीं होगी एक बार अगर पे हो गई तो। और एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये बात भी क्लियर है, देख लो। ओके। और इम्पॉर्टेंट नोट है, ये डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में E0 ग्रेड की है, ओके, दैट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनको तो वैलिड जो है उनका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वो अपलोड करना पड़ेगा, ये बात याद रखो। और बाकी हैं जो E0 के जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल सेक्शन में जो है, और E1 में है एंड E2 पोस्ट है, उनको सिर्फ अपना रिज्यूम में अपलोड करना है। ओके। और जो E0 एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में है, उनको अपना ये लाइसेंस भी अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब या कहीं वर्क कर रहे हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, बट वो तो आगे इंटरव्यू में चाहिए होता है। और एक बात है कि जो E0 लेवल की पोस्ट है, उसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। ओके। तो जो बच्चों के पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्रीज हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं। ओके। तो वो एलिजिबल नहीं है जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक PhD है, ओके, बैचलर ऑफ लॉ की हुई है, आपने मास्टर्स करी हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमा या ग्रेजुएशन अगर मेंशन भी करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जिनके पास वो है और हायर क्वालिफिकेशन की हुई है स्टूडेंट्स ने, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम एज 25 शायद बता रखी है ऊपर। और जिनके पास भी ये वाली हायर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्रीज हैं, वो सारे के सारे बच्चे नॉट एलिजिबल हैं, वो फिल ना करें।
तो वही स्टूडेंट्स फिल करें जिनको नीड है और जिनकी एज 25 ईयर्स है और जिनके पास वही क्वालिफिकेशन ही है, बस वही अप्लाई करें। जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई ना करें। तो ये इन्होंने क्लियर ही कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना। और एक बात है कि जिन्होंने भी पार्ट टाइम में स्टडी करी हुई है तो उनका कोई भी वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनकी स्टडी रेगुलर है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रेगुलर स्टडी करी हुई है, वही एलिजिबल है। ओके, तो जो पार्ट टाइम वाले हैं चाहे कोरस्पॉन्डेंस में या डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू की हुई है, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है। और आज सैंडविच डिप्लोमा कोर्स जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सैंडविच डिप्लोमा कोर्स कौन से, विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ कोर्स विद नो ब्रेक, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है क्वालिफिकेशन में और कोई ब्रेक नहीं था, वो सारे सैंडविच डिप्लोमा कोर्स हैं, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ओके, तो इसलिए फिल करने से पहले इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से बच्चे रीड कर लेना। मैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स मेन डिस्कस कर रही हूँ, वैसे आप सारे देख लेना, एक बार ना रीड कर लेना सारे के सारे। और देखो जैसे एक ये पॉइंट है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स विद लेस देन 40% ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी आर नॉट एलिजिबल अगेंस्ट रिजर्व्ड पोस्ट। ओके, तो इस बात का भी देख लेना, ध्यान रखना है। तो बाकी तो यही बता रखा है, कब आएगा एडमिट कार्ड, कैसे क्या है, वो सब कुछ बता रखा है ना। तो कट ऑफ का बता रखा है, स्किल टेस्ट का बता रखा है, पर्सनल इंटरव्यू सब उसके बारे में बता रखा है। तो एक बार देख लेना आप इसको ना। और नंबर ऑफ वैकेंसीज है मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये जो पोस्ट है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट वो एट दी एंड ही पता चलता है जब इन्होंने ज्वाइन करवाना होता है। ओके, तो उस मेरिट लिस्ट में जब जिनको लास्ट पे बुलाएंगे उस वही तभी पता चलेगा उसका। तो और एक बात, जो SC ST एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं ना, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। ओके, ये 57 पॉइंट में मेंशन कर रखा है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, तो ये भी देख सकते हो आप। ओके, और सेकंड, इन तीनों के लिए कोई भी पर्सन, इस तीनों कैटेगरीज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ी। ओके, तो ये वाली आप एडवर्टाइजमेंट फिल कर लो। 4 अक्टूबर है जो इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो ये कौन सा है, HRRL गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ओके, तो इसकी वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज है। मेन बात है कि इसकी मैक्सिमम पोस्ट के लिए जो E0 एंड E1 की है उनके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी इजी आता है, और कैसा एग्ज़ाम आता है इनका मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, शो करवा रखा है। और जो इनके एग्ज़ाम आते हैं किस लेवल के आते हैं और उनके क्वेश्चंस कौन से हैं, जो केमिकल ब्रांच से इन्होंने पहले डाला था उनका एक कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किए हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर देख सकते हो आप उस इनका लेवल कैसा होता है। तो वैसे मैंने पेपर जो मेरी पिछली एडवर्टाइज मैंने एक पोस्ट डाली थी एक यूट्यूब पे ही, तो उसमें मैंने इनका पेपर डिस्कस करा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो। पहला सेक्शन है जैसे जनरल एप्टीट्यूड का, तो उसमें कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन डालता है, ये HRRL राजस्थान का ही था वो वाला पेपर, तो आप देख सकते हो। ओके, तो इसके बिना भी मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है और आप भूल जाते हो। थैंक यू वेरी मच।